अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के अंदर हम देख चुके थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल में वैल्यूज़ कैसे प्लेस की जाती हैं। हमने यहाँ पे प्रोग्राम भी बना के देखे थे, जिस प्रोग्राम के अंदर हमने उनको एग्जीक्यूट भी किया था। डेफ सी जो है, ये कंपाइलर आप लोगों को यहाँ से कॉपी करके ले जाके अपने पास इसको इंस्टॉल कीजिएगा। अब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे। कल ये लास्ट प्रोग्राम था हमारा जिसमें हमने वैल्यू ए और बी में दो वैल्यूज़ हमने प्लेस की थी, और इन प्लेस्ड वैल्यूज से हमने डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए थे, जो कि हमने ये देखा था इस प्रोग्राम के अंदर कि इस प्रोग्राम में आप जब इसे एग्जीक्यूट करते थे तो आपके पास आंसर 16 आ रहा था, और उसका रीज़न जो हमने देखा था वो हमें ये पता चला था कि जब आप वेरिएबल, यहाँ पे कितने, तीन वेरिएबल्स डिफाइन हुए थे। पहले वेरिएबल की वैल्यू थी 5, दूसरे की थी 3, दोनों को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया आपने किस चीज़ से, 2 से। इसके बाद जो आंसर 16 आया उसको आपने वेरिएबल वन, var 1 के अंदर मूव करा दिया, और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इस वाले स्टेप में इस var 1 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो आपके पास आंसर 16 आया था। ये जो चीज़ आपने लिखी है इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस कहते हैं, या ये जो एक्चुअल प्रोसेसिंग इक्वेशंस जो होती है ये आपके पास शो करती है एक्चुअल प्रोसेसिंग, यानी कि असल में जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके पास कहाँ, इन मैथमेटिकल इक्वेशंस में परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये इस तरह की कोई भी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन को परफॉर्म, यानी कि प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। वो ये कि यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, वेरिएबल var1, a और b, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास इंटीजर टाइप के दिए गए हैं, यानी कि ये इंटीजर है। यानी कि इसमें हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, अगर कोई नंबर लिखता हूँ लाइक 2.5, तो इसमें ये वाला पार्ट इसका इंटीजर कहलाता है, और दूसरा ये वाला पार्ट जो होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि अगर मैं किसी इंटीजर वेरिएबल में, जैसे a लिखा है, इज इक्वल टू 5.2 मूव कराता हूं, यानी कि किसी इंटीजर में मैं एक फ्लोटिंग नंबर मूव करा रहा हूं, तो जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो बताइए क्या इसे मूव होना चाहिए। आपके जहन में आता है कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, इंटीजर, और वैल्यू जो मूव करा रहा हूं वो कौन से टाइप की है, फ्लोट। तो बताइए क्या इसे मूव होना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर ही मूव होगा। तो यहां पे इसे मूव होना असल में नहीं चाहिए, लेकिन ये मूव होगा, और ये इंटेलिजेंटली मूव होगा। इसको कहलाते हैं कास्टिंग, कहते हैं इसको। यानी कि आपका कंपाइलर इस नंबर को, जो कि फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि इसमें इंटीजर पार्ट भी है और इसमें डेसिमल पार्ट भी है, आपका कंपाइलर कास्ट करेगा, ये कास्टिंग कहलाता है। और कास्ट करने का मतलब क्या हो गया कि इट विल टेक ओनली इंटीजर एंड निग्लेक्ट द डेसिमल पार्ट। ये सिर्फ इंटीजर को लेगा और इंटीजर को कहां मूव कर देगा, ए में। यानी कि अगर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5.2, जबकि आपने a को डिफाइन किया हुआ एज एन इंटीजर, तो आप देखेंगे कि a में असल में जो वैल्यू मूव होगी वो 5.2 मूव नहीं होगी, बल्कि क्या मूव हो रहा होगा, ओनली 5। इसका डेसिमल पार्ट जो है उसको ये ट्रंकेट कर देगा या नेग्लेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 5.9 है तो बताइए क्या मूव होगा, 5 ही मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, ये राउंडिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ ये 9 को नेग्लेक्ट करेगा, 0.9 को, क्योंकि डेसिमल पार्ट ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा कि इफ वी हैव एन इंटीजर वेरिएबल एंड मूविंग अ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो इट विल टेक ओनली इंटीजर एंड नेग्लेक्ट द देयर डेसिमल पार्ट। So what we will say, whenever we are moving a decimal, a floating point number into a decimal variable, only the integer part is going to be moved in it, and it will remove, or it will ये आपको हटा देगा कौन सा पार्ट, इसका डेसिमल। ये हमेशा ऐसा ही करें। सही, आपने लिखा है 5.0,
और आपने लिखा है 5। बताइए मैं इसको कौन सा नंबर कहूंगा और इसको कौन सा नंबर कहूंगा? ऊपर वाला आपके पास फ्लोट कहलाएगा। फ्लोटिंग क्या, वेरिएबल या डाटा? बेटा वेरिएबल ए कहलाएगा। आपके जहन में ना वेरिएबल तो प्लेस थी ना, ये क्या कहलाएगा? फ्लोट डाटा कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? इंटीजर डाटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता लगा ये इंटीजर है? क्योंकि ये किसी कोटेशन में नहीं था, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं था और खाली नंबर्स की फॉर्म में लिखा था। तो आपके पास अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5.0, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में कास्टिंग होगी। ये नंबर क्या कहलाएगा? नहीं, ये नंबर क्या कहलाएगा? कौन सा डाटा? फ्लोट डाटा कहलाएगा। लेकिन जब इसको मूव करेंगे तो इस जीरो को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और सिर्फ 5 जो होगा वो वेरिएबल में मूव कर। फ्लोट वेरिएबल वो होते हैं जो फ्लोट के साथ डिफाइन किए जाए, ऐसे लिखा जाए फ्लोट ए, ये वेरिएबल फ्लोट टाइप वेरिएबल कहलाए। जैसे यहाँ पे इंटीजर ए इंटीजर टाइप वेरिएबल कहलाया ना, इंट की जगह फ्लोट। मसलन मैंने ये इंटीजर 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए और एक वेरिएबल मैं फ्लोट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। देखिए मैं करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। देखिए यह प्रोग्राम में ना, अब देखिए इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप। देखें जब मैं कोई वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने के लिए जाता हूँ ना, तो देखें ये ब्लैक कलर के अंदर बोल्ड हो जाता। अब अगर मैं यहाँ पे एफ को कैपिटल लिख देता तो देखिए ये बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट जो है वो स्मॉल एफ से लिखा जाता है, रिजर्व वर्ड है ये। आपका कंपाइलर इसको रीड ही नहीं कर सकेगा एज अ डाटा टाइप। तो आपने इसको क्या लिखना है? स्मॉल एफ के साथ लिखना है। आपने फ्लोट लिखा और एक वेरिएबल डिफाइन किया var2। अब जो आप var2 डिफाइन कर रहे हैं var2, बताइए ये कैपिटल वी के साथ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी मैं आंसर में कैपिटल वी के साथ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव, इस लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है। केस, बिल्कुल, यानी कि वार, अगर तुमने लिखा है var1 और लिखा है स्मॉल vr1, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कहलाए। ये नहीं है कि स्मॉल और कैपिटल दोनों एक ही कंसीडर कर लिए जाए। समझ रहे हैं? वो उसके लिए रिजर्व है। अगर तुम कैपिटल एफ से लिख रहे होगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास केस सेंसिटिव होने की वजह से स्मॉल मौजूद है, लिहाजा आपको स्मॉल मिलेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने var2 जो है वेरिएबल वो किस में लिख दिया है? var2 दूसरा वेरिएबल लिख दिया। अब मैंने क्या किया है कि इन दोनों को 5 और 3 को, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 5.2। क्या लिखा बेटा? 5.2। अब जरा ये देखें कि मैं अगर इसे सॉल्व करने के लिए जाऊं तो पूरी सीक्वेंस वैसे ही जहन में रहेगी आपके पास। देखो भाई जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से? एक var1 है, एक a है, एक b है। देखिए a कौन सा वेरिएबल है? फ्लोट, वो सॉरी इंटीजर। b भी इंटीजर यहाँ पे, और var2 जो है वो फ्लोट है। अब ये बताइए a में जब आप वैल्यू मूव करेंगे 5.2 तो a में क्या आएगा? a वेरिएबल में 5 आएगा। b वेरिएबल में क्या आएगा? b वेरिएबल में क्या आएगा? 3। तो बताओ जब ये ऐड होंगे और 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस a की जगह 5.2 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे किसी चीज को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये नंबर कौन सा है? फ्लोट किससे मूव किया मैंने? एक इंटीजर में। तो क्या मूव होगा? ये वाली चीज रिमूव हो जाएगी ना। अब इसका मतलब क्या है? इस a की जगह 5.2 नहीं बल्कि क्या लिखा होगा? और इस b की जगह ऐड करेंगे तो देखो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। ये याद रखिएगा कि इंटीजर का सम क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है? इंटीजर की डिवीजन भी क्या होती है? ठीक है। लेकिन इसमें से अगर कोई भी एक चीज फ्लोट हो जाए तो आंसर फ्लोट आएगा। फ्लोट
अगर इंटीजर को फ्लोट में ऐड करेंगे क्या आएगा, और इंटीजर से फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब भी फ्लोट की प्रेसिडेंस ज्यादा हो, इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। नहीं समझे? समझ गए? अच्छा अब ये बताइए, इंटीजर में इंटीजर को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 8। ये 8 भी क्या है, और इस इंटीजर को ये 2 भी क्या है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, तो 16 भी क्या आएगा, और फिर इस इंटीजर को var1 में मूव कराएंगे तो इंटीजर पार्टी आ जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा आपको, 16। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहां पर 5.2 लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भाई F11 16 आंसर आया, आ रहा है 16, समझ रहे हैं? अगला देखें, अगर मैं 3.9 लिख दूं तब भी आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। ये देखिए, समझ रहे हैं? अब देखें आप कहां पे, यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां पे 52.9 लिख देता तो 52 आएगा। 52 में 3 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए F11 110 आ जाए, समझ रहे हैं? अच्छा अब जरा देखें, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पे मैंने लिखा 8 और यहां पे मैंने लिखा 2 और यहां पे मैंने लिखा A डिवाइडेड बाय B। बताओ भाई क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आएगा, 4 F11। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, ब्रैकेट्स लगाओ ना, ये एक ही था ना डिवीजन, एक सिंगल डिवीजन में क्यों ब्रैकेट लगा देते, तब भी यही आंसर आता। 4 आ गया। अब जरा देखो, अगर मैं, अब खुद बताइएगा, यहां पे लिख दूं 7, अब बताओ क्या आंसर है, बताइए। हाँ इस पे नहीं, इस पे, हाँ कहिए। 7 पहले मैं क्या करूंगा, 7 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आए, 3 भाई 7 को 2 से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता है। अब बताइए ये जो 3.5 आया है ये फ्लोटिंग है या इंटीजर, फ्लोट। लेकिन दो इंटीजर्स का डिवीजन आंसर क्या देता है आपको, अभी बताया तो था यार। तो इसका मतलब क्या है कि दो, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.5 लेना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है कि var1 में क्या जाएगा, और यहां पे प्रिंट भी क्या होगा, 3। देखिए समझ में आई बात, देखिए देखिए आंसर 3 आ, यानी कि अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं इसको किस चीज से, 2 से, तो आपका जहन ये कहता है कि भाई ये इसका इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। आपका दिमाग क्या कहता है कि 7 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर वैसे क्या आना चाहिए, वैसे वैसे जो आप मैथ्स में करते हैं 3.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। नहीं आपके जहन में आएगा ना 7 आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 7 क्यों, क्योंकि 7 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 3.5 नहीं बल्कि क्या लिया जाएगा, और फिर ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 6। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 6। 7 नहीं आ रहा, पॉइंट तो नहीं आया ना, इस वजह से कि var1 कौन सा वेरिएबल है, तो जब तक फ्लोट वेरिएबल नहीं डालोगे पॉइंट में आंसर नहीं है। अब मैं फ्लोट डाल के देखता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको var1 के बजाय किस में रख देता हूं, 2। अब मुझे बताओ क्या क्या ये मुझे आंसर देगा, वजह नहीं, समझिए समझिए। अब मेरे पास कितने डब्बे हो गए, पहले भी कितने, 4 डब्बे थे ना। पहला डब्बा क्या था, फर्स्ट बॉक्स जो है उसको मैं क्या कह रहा हूं, पहला डब्बा कौन सा है भाई,
var 1, दूसरा डब्बा कौन सा है a, तीसरा कौन सा है b। ये 3 डब्बे होगा कौन से इंटीजर वाले, और ये बड़ा डब्बा है इससे कौन सा है ये, इसका नाम नहीं, इसका नाम क्या है var 2, सही, इसका नाम ये है और ये 3 डब्बे। अब a में क्या आया 7, b में क्या आया 2, दोनों को डिवाइड किया 2 को 7 से, तो यहां पे आंसर क्या आया 3, 3.5 नहीं, क्या आंसर आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 6। अब ये बताइए ये जो var 2 है ये खुद इंटीजर है या फ्लोट है, फ्लोट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आने वाला नंबर इंटीजर, अगर आने वाला नंबर इंटीजर पार्ट है तो सिर्फ इंटीजर में मूव हो जाएगा और 0.0 उसके साथ रहेगा, बिल्कुल खाली हो। यानी कि फ्लोट का मतलब क्या हो गया कि इसके 2 पार्ट होते हैं, ए ऐसे। अब आने वाला आंसर तुम्हारे पास क्या है 6, तो जो 6 आ रहा है वो 6 कहां उतर जाएगा, इसके इंटीजर पार्ट में, और पॉइंट जो दूसरा पार्ट है वो क्या रह जाएगा। तो फ्लोट var 2 का आंसर 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6.0, क्योंकि ये बताते खुद क्या है एक फ्लोटिंग नंबर है। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि उसका इंटीजर और डेसिमल पार्ट दोनों मौजूद है। अब यहां पे कर क्या रहा हूं कि var 2 में अगर 6 मूव करा रहा हूं तो मैं किसी फ्लोट में क्या मूव करा रहा हूं, इंटीजर। तो इस फ्लोट के 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल की जगह ये 0 प्लेस करेगा और इंटीजर की जगह क्या प्लेस कर देगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.0। ये किसका आंसर होगा var 2, नहीं समझ में आई बात, हुआ करें, ये चीज कैलकुलेट हो गई, पूरी हो गई, आंसर बिल्डअप हो गया, हो गया। जब आंसर आ गया तो अब मैं इस आंसर को चेक करूंगा कि ये इंटीजर आ रहा है या फ्लोट, बताओ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि 6 एज एन इंटीजर मूव हो रहा है किस चीज में, फ्लोट में। तो इंटीजर फ्लोट में, फ्लोट की जो इंटीजर पार्ट होगा वहां पे मूव हो जाएगा। बताइए आपके पास पहले अगर मैंने ए में मूव किया था किस चीज को 7.2 को, किसको मूव कर रहा हूं, तो 7 क्यों 7 आया था, क्योंकि इस ए के अंदर इंटीजर पार्ट तो है लेकिन डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट हटा दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटीजर पार्ट तो यहां आ सकता है, फ्लोटिंग पार्ट के लिए पोजीशन ही नहीं है, लिहाजा ये मूव ही नहीं कर पाता। इंटीजर और डेसिमल दोनों होते हैं, अगर इंटीजर दिया तो इंटीजर, अगर इंटीजर डेसिमल दोनों दिए तो दोनों मूव हो जाएंगे। मसलन अगर मैं लिखता var 2 के अंदर 7.2, तो इसमें डेसिमल पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी, इंटीजर पार्ट भी है और डेसिमल भी है। 7 किस में आएगा और 2 किस में आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7.2। समझ में आती है बात, हाँ मेरा बेटा। तो अब आप देखिए यहां पे var 2 में क्या मूव हो जाएगा 6, इसका मतलब क्या है कि var 2 की वैल्यू खाली 6 नहीं होगी, चूंकि ये फ्लोटिंग है तो हाँ 6.0 मूव होगा। क्या चीज मूव होगा 6.0। और जब मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा तो ये प्रिंट भी ऐसे ही होगा। आप जरा देखें, ये आपको यहां से थोड़ा सा समझ में आएगा कि ए की वैल्यू 7 है, इसकी 2 है, यहाँ पे आंसर आया, मल्टीप्लाई किया। यहां पे मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने कैपिटल var 2 लिखा है और यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो ये चेंज करना जरूरी है वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नाम बिल्कुल सेम एज इट इज होना चाहिए। और दूसरी अहम चीज क्या होती है कि आप जब यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं ना, कल हमने %d लिखा था, तो वेरिएबल कौन सी टाइप का था, जब आपने %d लिखा था तो ये इंटीजर टाइप का होता था। फ्लोटिंग के लिए %f लिखा जाता, ये हम देखेंगे आगे चल के पढ़ेंगे। और वेरिएबल का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे var और 2। अब यहाँ पे ये आंसर आपको 6 पॉइंट यानी कि पॉइंट्स में आंसर देगा। अच्छा मजे की बात यह है कि जब आप इसे प्रिंट कराते हैं ना तो ये डिफॉल्ट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स प्रिंट करता है, बिल्कुल। कितने डिजिट्स प्रिंट करेगा 6। मैंने खुद से इसको 2 डिजिट्स पे लाना होगा, वो हम जब प्रिंट एफ देख रहे होंगे तब पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए कि मैं जब इसे प्रिंट कराने के लिए जाऊंगा तो देखिए F11 ऐसे, देखिए आंसर क्या है 6.00। अब देखो अगर मैं यहां पर वेरिएबल a लिखता, डिवाइडेड बाय b नहीं लिखता, b की जगह अकेला खाली 2 लिख देता,
और खाली 2 नहीं लिखता, मैं इसके साथ लिखता 2.0। अब देखो क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, देखें ए की वैल्यू ए की जगह आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है 2.0 का मतलब ये हो गया कि मैं एक इंटीजर को किससे डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आने वाला आंसर 3.5 होगा। नहीं समझे, पहले क्यों, अगर मैं यहाँ पे खाली अकेला 2 लिखता तो अभी भी 3 ही आंसर आता, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है इंटीजर, नीचे क्या है फ्लोट, तो आने वाला आंसर फ्लोट होगा, यानी कि क्या आएगा 3.5। अब फ्लोट यानी कि 3.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किस चीज से 2 यानी कि इंटीजर से, तो बताओ फ्लोट इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो भी आंसर क्या आता है फ्लोट, तो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 क्या आंसर आएगा, और जब 7.0 को वेरिएबल में डालोगे तो आंसर भी क्या आएगा इसका 7.0। तुम्हें समझ में आ रही बात, जब 7.0 आएगा तो इसको प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या प्रिंट हो रहा होगा 7.0, यानी कि प्रिंटिंग के टाइम 6 जीरो आते हैं, प्रिंट एफ जो होता है ना वो 7 जीरो में, देखिए भाई 7.00। अगर आपसे आउटपुट पूछता है तो आपके जहन में होना चाहिए कि इफ वी आर प्रिंटिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो दैट मस्ट बी प्रिंटिंग विद 70। अब तो यहां पे एक और बात बताओ, देखो एक आखिरी चीज मैंने लिखा वार नहीं, var 2 is equal to 7.521। तुम्हें समझ में आ रही बात, देखिए यहां से चला तो इस वार में वैल्यू क्या आई 7.0, लेकिन अगले स्टेप में मैंने खुद से उसकी वैल्यू 7.521 कर दी या 3.521 कर दी, क्या कितनी कर दी भाई 37 कर दी। बताइए जो पहले वैल्यू थी उससे रिप्लेस हो जाएगी, पहले वैल्यू क्या आ रही थी 7.0000 ना, जब मैंने खुद से ही अगले स्टेप पे चेंज कर दी तो इसका मतलब क्या, प्लेट में जो चीज निकली थी उसको मैंने फेंक के दूसरी चीज डाल दी, तो प्रीवियस वैल्यू रहेगी नहीं। बताओ क्या प्रिंट करना चाहिए अब इसे 37.721000, 6 डिजिट होते हैं ना, 3 आगे आगे 000 लगा देगा। समझ में आ रही बात, पूरी प्रीवियस कैलकुलेशन सारी एलिमिनेट हो जाएगी। देखो भाई F11 37.52100, क्या तक बात समझ में आई। और आखिरी बस लास्ट, मैं अगर इस स्टेटमेंट को यहां से उठाऊं कंट्रोल X और उठा के यहां प्रिंट कर दूं, तो बताइए पहले var2 की जगह क्या आ जाएगा 7, ये पहले 7 को प्रिंट कर देगा और फिर ये वाली वैल्यू डाल देगा। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंट्रोल C करके यहां पर प्रिंट कर दूं कंट्रोल V, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये 7 प्रिंट करेगा और फिर वो क्या प्रिंट कर देगा /n। ये मैं आपको बताऊंगा कि /n का मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। देखिए पहले क्या प्रिंट करेगा ये 7 और फिर क्या प्रिंट कर देगा, देखिए भाई ओ गलत हो गया, ये स्लैश मैंने गलत लगा दिया, ये फॉरवर्ड नहीं बैक स्लैश आता है, हाँ नेक्स्ट लाइन के लिए। ये देखें वैल्यू इज 7, फिर आपने वैल्यू खुद इंसर्शन कर दी और फिर क्या लिखा है वैल्यू इज 37.52100, बस यहीं तक रखते हैं।